हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर ए सिंह, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। 2025 का जो हमारा जो क्रैश कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल मंथ में हमारा नीट होने वाला है, और जो सेकेंड फेज़ जो हमारा जी मीन्स का वो भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं और जो रैंकर्स आई थिंक ड्रॉपर बैच, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। जो आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे जी मीन्स वाले वो भी, और जो नीट वाले भी, ठीक है। और ये जो मैं आज से टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपका इसी टर्म के लिए वैलिड नहीं है, ये आपका आने वाले टाइम 2026 के लिए भी वैलिड है। तो जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं 11 से 12th गोइंग और 12th जो आपका आएंगे, राइट, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए आपका हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि जो बोर्ड्स के जो बेसिक अगर क्लियर नहीं हो पाते तो वो आपका बोर्ड के भी लेवल का आपका बेसिक क्लियर कर देगा, राइट। ये तो हम बिल्कुल वो एडवांस लेवल वाला हाईफाई नहीं जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेंड जो है 4-5 सालों से और कोरोना के टाइम से जो आप ट्रेंड देख रहे हैं एग्जाम का, बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, राइट। कुछ इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं पूछे, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछे, राइट। ये है, ऐसा नहीं है, लेवल मेंटेन किया है उन्होंने अभी तक एनटी वालों ने, राइट। ये तो आज मैं स्टार्ट करूँगा जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का जितने भी बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो मैथमेटिक्स का हम कैसे एज ए टूल्स हम यूज़ करेंगे उसको इजी वे में, उसके टर्म्स माइक्रो सेंटी मिली, ये सब भी हम सारा इसमें पढ़ेंगे। और जो हमें बाकी के जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसमें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसमें एज ए टूल्स हम यूज़ करेंगे, एज ए टर्म्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेटेज काफ़ी स्ट्रांग है, और इनडायरेक्ट वे में देखें तो हमारा ये बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चंस इसी से ही आते हैं रिलेटेड, राइट। ये तो आइए हम लोग डील करते हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मैं लिखने के बजाय कुछ चीज़ें जो हम एज ए जी के जनरल कॉमन जी के जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस की तरह हम उसको हमेशा यूज़ करेंगे और लेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही वास्ट है, ठीक है। हम सबको पता है कि स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज द केमिस्ट्री। व्हाट इज मैटर? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम एंड हैज मास, राइट। ये है, तो ये जो मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री भी इतना वास्ट है कि हमें उससे फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, राइट। जैसे क्या कि अगर हम केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ते हैं, वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसके बारे में पढ़ते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस विजिबल होगा या नहीं होगा, राइट। एंड ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं? आप ये सब आप पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट। ये है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके यूजेस क्या हैं, राइट, उसके लिए उसके एनवायरमेंटली क्या इफेक्ट कर सकता है, राइट, ये क्या हजार्डियस है, ये हमारा सब हम किस में पढ़ते हैं? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज कार्बन। कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कि हमारे क्या बनाने की जरूरत पड़ गई? एक नया ही सब्जेक्ट विषय, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ये है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम और हाई क्लासेस में जाएं तो हमें पता चलेगा क्या कि ये केमिस्ट्री जो है और फर्दर क्लासीफाई हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप ड्रग्स इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, ड्रग्स की स्टडी जो होती है, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर होता है, राइट, ये तो हमारा फार्माकोलॉजी हो जाता है। एग्रीकल्चर में है इसका, जैसे हम इंसेक्टिसाइड्स प्रिपेयर करते हैं, पेस्टिसाइड्स है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, राइट। ये है, प्लांट्स में क्या हार्मोन्स की कमी है क्या नहीं है, राइट, ये हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में आ गया, राइट। अगर मैं यही एक दो पॉइंट अगर नहीं लिखा हूँ, यही मैं अगर एक डिस्कस करूँ तो एक बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के जो जितने भी आपके पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, कोई भी एग्जाम्पल से वो अगर लेते तो वही आपको याद रखना है, ये रखना है, राइट। ये है,
तो ये भी मेडिसिन का जब बात आती है तो मेडिसिन उन्होंने 2 मेडिसिन के नाम बताए थे, ठीक है ना, ड्रग्स यानी मेडिसिन। मेंशन एक आपका सिस्प्लेटिन, जो क्या कि आपका एंटी कैंसर ड्रग है। पहले बहुत पहले पूछा जा चुका है हमारे टाइम में, राइट? क्या पता ये फिर से पूछने के लिए ये सिस्प्लेटिन वर्ड जो आपको कहाँ पढ़ने सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है? ऑब्वियसली हमारा ये 11th का चैप्टर है सबसे फर्स्ट, ठीक है, ये है। लेकिन 12th में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें सिस्प्लेटिन हमारा अगेन मेंशन है, क्योंकि वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है प्लेटिनम का। ओके, ये है। तो आपको यही सब जब आप बातें एक बार पढ़ेंगे, 2 बार सुनेंगे, समझेंगे, और वो सब आपको अलग अलग क्या चैप्टर्स में देखें सुनने के लिए मिलेंगे, तो आप यूज टू हो जाएंगे, राइट? ये याद क्या रखना है और प्रैक्टिस में क्या चाहिए हमें? कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, फॉर्मूले, राइट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, राइट? और उसको हमें मेमोराइज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की। एक और हमारा है ड्रग, ठीक है ना, ये है वो हमारे क्या, एजाइडो थायमिडीन। ये जो अजाइडोथायमिडीन है, ये ड्रग जो हमारा एड्स के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट? ये है फॉर ट्रीटिंग एड्स पेशेंट्स। यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पे हमारा जो है इस मेंशन है, जनरल वे में देखा जाए तो हमारा क्या है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, राइट? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो जैसे आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े वीड़े जो आपके पेड़ पौधों को खा जाते हैं, राइट? वो उसमें आपका रोडेंट्स भी आ जाता है, ठीक है ना, कैटरपिलर, ये सारे बहुत सारे आ जाते हैं, राइट? ये है। तो उसको जो किल करने की जो पावर है, यानी सैडल इफेक्ट, राइट? ये है वो किसमें, केमिकल्स में। वो केमिकल्स क्या क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, डेट इज BSC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। दूसरा DDT, डेट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। आप अभी सुन लीजिए, नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, राइट? ये क्योंकि घूम फिर के हम BSC के बारे में हम पढ़ेंगे कब, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स का जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो वहां पे आपको बताऊं कि BSC कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम लोग उसे लैंडन भी कहते हैं, गेमिजन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, राइट? ये है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, राइट? मैटर को क्लासीफाई किसमें किया गया है? मैटर को एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और एक प्योर फॉर्म पे ऊपर, राइट? ये है। तो अगर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये हमारा क्या क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, सिंपल है ना। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, अगर केमिकल के फॉर्म में प्योर स्टेट में, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर, राइट? एंड आपका जो है दूसरा सेकंड आ जाता है, आपका कौन सा सेकंड आ जाता है, आपका प्योर फॉर्म, डेट इज प्योर फॉर्म। अब मिक्सचर अगेन 2 टाइप के होंगे, आपका एक होमोजीनियस एंड दूसरा आपका हेट्रोजीनियस, राइट? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि आपका 2 A और B या 2 से ज्यादा ABCD जो भी डिफरेंट आपके सब्सटेंस हैं वो मिक्स्ड है और वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, यानी क्या कि फिजिकल स्टेट जो आपका जो मिक्सचर का एक जैसा हो गया, राइट? जैसे हमने वाटर लिक्विड है, उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, वो आपका सॉलिड आपने मिक्स किया, राइट? आपने मिक्स किया तो एक आपका सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसका फिजिकल स्टेट क्या है, आपका लिक्विड है ना। यहाँ पे आपका ये है क्या कि कौन सॉल्ट है इसमें और कौन लिक्विड है, बस सब आपका लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन बन गया, राइट? तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपका होमोजीनियस हो गया, दोनों सेम फेज, जीनियस मतलब फेज,
और होम इज सेम, राइट। ये है। और क्या है, आप देखेंगे क्या कि वो यूनिफॉर्मली एक जैसा मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, कहीं कम कहीं या ज़्यादा नहीं रहता, एक जैसा क्या ये सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, हम स्टिक कर देते हैं तो वैसे ही। हेट्रोजीनियस में क्या होता है आपका, इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक ग्लास ऑफ वाटर में क्या आप एक चम्मच रेत डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए, तो आपका वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो एक फेज में नहीं रहेगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट फेज। आप देखें कि रेत है और ये वाटर है, जो आपका रेत वाटर के अंदर आपका ये बॉटम में प्रेजेंट है, राइट। ये है, तो ये हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। आ जाते हैं बात हम लोग अब प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म आप उसी को कहते हैं कि जो मैटर का क्या है, कंपोजिशन आपका सेम रहता है, राइट, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज सेम रहती है, राइट। तो उस आइडेंटिटी को, उस प्योर फॉर्म को आप दो टाइप ही क्लासीफाई कर सकते हैं, एक कंपाउंड ले सकते हैं आप, और ये जो आपका सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट हो जाएगा। ई, ओके, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, ये आपका एलिमेंट हो जाता है, राइट। ये तो ये बेसिक जो हमने बचपन से सीखा है वही देखेंगे, राइट। ये है। उसके पहले क्या है, हमें ऑब्वियसली कुछ बेसिक बातें और जानने और समझने की जरूरत है, मैं इसे मिटाना चाहूंगा। ओके, चलिए। अब जो है होता क्या है, क्या कि जो हमें पता है क्या कि जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग लेंथ से कहते हैं, स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है। किसी का मास, उसको हम कैसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल लेटर एम। किसी का कितना मास है, वो किलोग्राम में होगा, ठीक है ना, ग्राम में होगा, मिलीग्राम में होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यूके वे सिस्टम में तो पाउंड होता है, एक 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम के आस अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। ये वैसे करंट है, करंट का आपका एम्पियर है, ठीक है ना। आपका जो है टाइम है, टाइम को डेज में आप कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, आवर में कर सकते हैं, वीक में कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, ईयर में कर सकते हैं, सेंचुरी में कर सकते हैं, राइट। ओके। ये, लेकिन ये सब का एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो होना चाहिए, राइट। ये है। तो ये जो जितने जो आपके जो ये इसको फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, राइट। ये है। तो ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, राइट। ये है। लेकिन जो मेन जो है, मेन जो 7 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग लेके चलेंगे, और उसके जो है यूनिट्स, जो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज कहा जाता है, राइट। उसको हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं, वो यूज करेंगे, राइट। क्योंकि किसी कंट्रीज में या किसी प्लेस में तो आपका कुछ और यूनिट यूज किया जा रहा है, उसका छोटा यूनिट, किसी में उसका बड़ा यूनिट, किसी में कुछ और यूनिट यूज किया जा रहा है सेम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, राइट। ये, लेकिन ऐसे एक दूसरे से जब आप कन्वर्स करें, कम्युनिकेशन करें, राइट, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यों नहीं, जब हम साइंटिस्ट लोग क्या करें अपने साइंस में, हम स्टूडेंट्स लोग क्या है कि एक इसका एक पर्टिकुलर टाइप का एक फिक्स कर लें वो यूनिट, और उसी को उसी यूनिट को आईपीसी ने क्या कहा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। ये हम जो है कि 7 बेसिक जो आपके जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम लिखेंगे, और उसके क्या किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है हम वो देखेंगे, और उसके क्या क्या जो है उसको ऐसा यूनिट से किस ऐसा यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सा सिंबल होता है हम वो देखेंगे, राइट। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज with their SI यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हम लोग देखेंगे, राइट। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ये है। फर्स्ट हम लोग ले लेंगे कौन सा, फर्स्ट हम लोग ले लेंगे मास।
मास को हम लोग स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका जो ऐसा यूनिट होगा, s डॉट आई लगा सकते हैं, या आप डॉट लगाए या नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ही हो गया। ऐसा यूनिट जो होगा विद देयर सिंबल, तो ये क्या होगा आपका किलोग्राम, KILO, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, किलोग्राम, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर KG, ब्रैकेट में उसको सिंबल है, राइट। तो कोई भी मास है, चाहे छोटा या बड़ा, आपका अगर छोटा छोटा हो तब भी अगर उसे ऐसा यूनिट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किलोग्राम में लेके जाएंगे, ओके। ये फिर हम जो सेकंड लेके चलते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं क्या, लेंथ। लेंथ के लिए हम स्मॉल लेटर L सिंबल यूज करते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और ये हमारा क्या होता है, मीटर। इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर। इसके लिए हम क्या स्मॉल लेटर M यूज करते हैं, ठीक है। ये थर्ड हम लोग क्या लेके चलेंगे, टाइम। टाइम को हम लोग स्मॉल लेटर T से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हमारा सेकेंड में रहेगा इस ऐसा यूनिट में, इसको हम स्मॉल लेटर S से ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये फिर हमारा जो है थर्ड के बाद हमारा फोर्थ आ जाता है क्या, डेट इज टेम्परेचर, डेट इज तापमान। अब टेम्परेचर या तापमान को जो है मेजर करने के लिए, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम तीन अलग अलग ऐसा यूनिट यूज कर, सॉरी नॉट ऐसा ही यूनिट्स यूज किया जाता है। केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, एंड फ़ारेनहाइट। इसमें से जो ऐसा यूनिट है वो आपका क्या है, केल्विन। कैपिटल लेटर के से स्टार्ट होगा, KLVIN, स्मॉल लेटर, इसका सिंबल कैपिटल लेटर के होगा, राइट। ये है टेम्परेचर का जो सिंबल है इस फिजिकल क्वांटिटी का, उसको कैपिटल लेटर T से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये तो चार हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारा क्या, कि लाइट कितने इंटेंसिटी से किसी सोर्स से हमें लाइट मिले, राइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग IV इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये है, अब ये इसका जो ऐसा यूनिट होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के फिजिकल क्वांटिटी का, वो क्या होता है आपका, कैंडेला। स्मॉल लेटर से यूज करेंगे CANDELA, कैंडेला। इसको स्मॉल लेटर C, स्मॉल लेटर D, ये कैंडेला हो गया, राइट। ये तो फिफ्थ भी हमारा जो है हो चुका है, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या है, सिक्स करते हैं। तो हमारा ये मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। उसके बाद जो हमारा क्या, करंट। करंट जो है हम लोग उसको किससे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, I से, राइट। तो करंट को हम लोग क्या, कौन से सिंबल से यूज करेंगे, कैपिटल लेटर I, करंट, ठीक है। ये है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है आपका, एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सिक्स, दैट इज सेवन, क्या हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग स्मॉल लेटर N से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को। और जो इसका जो है यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या आपका, MOLE, मोल है। लेकिन जब हम इसको इस ऐसा यूनिट के सिंबल को ऐसा यूनिट के सिंबल में यूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, MOL, मोल आ जाएगा, ओके। तो ये 7 बेसिक आपके फिजिकल क्वांटिटीज है, और उसके ये ऐसा यूनिट विद देयर सिंबल। अब आ जाती बात की, नहीं दुनिया में तो इतने है ही नहीं, दुनिया में एक बात की बात है, हम तो यहीं पे जब 11th-12th में पढ़े तो हम इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज देखने के मिले, तो हम उसमें कौन सा ऐसा यूनिट यूज करेंगे, जैसे क्या कि हमारा वॉल्यूम हो जाता है, वर्क एनर्जी हो जाता है, राइट। ये है आपका फोर्स हो जाता है, राइट। ये तो हम क्या करेंगे, उसके ऐसा यूनिट इसी 7 बेसिक ऐसा यूनिट से ही डिराइव करके निकाला जाता है, राइट। ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वॉल्यूम लूँ, राइट, ये है, तो वॉल्यूम को कैपिटल लेटर V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। ये है, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। ये है, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, दैट इज हमारा सब में क्या लेंथ आ रहा है, तो दैट इज उसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका जो है हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब आ जाएगा, ओके। ये है, तो यही ऐसे आप क्या है यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या है मुझे मैसेज में बता सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये
तो ये हमारी जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हो गए, इसके असाइनमेंट्स हो गए, डन। अब हम जो है क्या करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे किसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, राइट। ये है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये ये नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद ही लिखवाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है। ये ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, हम जब कोई मेजरमेंट की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं हम, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट बनाया है। उसके लिए हमें ये देखना होगा, वैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि नंबर 5.84, राइट। ये है तो एक कोई मेजरमेंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई मेजरमेंट दी गई है, किसी स्टूडेंट्स ने, किसी साइंटिस्ट ने, टीचर ने लिया है, राइट। ये है, वो रिपोर्ट किया है 5.84, राइट। ये है तो होता क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। बट इसमें से जो 2 होता है, डेट इज लास्ट डिजिट को छोड़ के जितने भी डिजिट है वो सब के सब क्या है, आपके सर्टेन होते हैं। मतलब ये क्या है, सर्टेन है, फिक्स है, ये आपका सर्टेन है। लेकिन जो लास्ट डिजिट है वो आपका क्या रहता है, डेट इज ऑलवेज डाउटफुल। दैट इज, इसका मतलब ये है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल ये 5.84 ग्राम मैंने किसी चीज का, ऑब्जेक्ट का मास लिया है, राइट। इट मीन्स उसका मास का रेंज 5.83 से 5.85 ग्राम के बीच हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है हमेशा क्या डाउटफुल रहता है, राइट। ये है तो यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसी हम देखेंगे कि डेसिमल में कौन कौन से आपके डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद या कोई नंबर कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं, राइट। ये है तो वो जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। ये है, हम ये रूल्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्या है आपका, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, 189। तो चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं एस सब से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। ये तो इसमें 189 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। दैट इज 1 2 3, क्योंकि सारे नॉन जीरो है, ठीक है। वैसे मैं कह देता हूं कि 9 8 4 5 3 2 1। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जस्ट काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया, ठीक है। एक है हमारा 8.883, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 हो गया, राइट। ठीक है, हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड केस में ये है क्या कि जितने भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं उन सबको भी आप सिग्निफिकेंट ही कंसीडर करेंगे, राइट। ये ऑल zeros between the non-zero digits are significant. Example, जैसे 2002, तो यहां पे जो है हम देख रहे हैं कि 2 लेफ्ट साइड एंड 2 एक्सट्रीम राइट साइड जो दोनों है वो क्या नॉन जीरो है, और बीच में 2 जीरो है। तो ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में हमारा 2 जीरो आ गया, तो ये दोनों जीरो भी हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाएगा। इट मीन्स 2002,
राइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4, राइट। ये वैसे हमारा क्या है? 108409001, राइट। तो देखिए ये जो आपका 1 और 8 नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक आपका जीरो आ गया, तो ये सिग्निफिकेंट है। 4 और 9 जो आपका नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में हमारा क्या है? जीरो आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। 9 एंड 1 जो आपका नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में हमारा 3 जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा सिग्निफिकेंट में ही कंसिडर करेंगे। नाउ काउंटेड कितने आ जाते हैं हमारे इस नंबर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमारे 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, राइट। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अब देखा जाए तो अगर जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, लीडिंग zeros means all the zeros present on the left side of the non-zero digit, right? They are insignificant. They are not considered as significant, right? ये तो थर्ड हम देखेंगे all zeros, इसको हम लोग लीडिंग जीरोस भी कह देते हैं, राइट। ये है all zeros to the left of non zero digits are not significant. It means which zeros? Leading zeros, right? ये है जो लीड कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक लेता हूं एग्जांपल 0048, तो यहां पे हम देखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑब्वियसली ये जो दो जीरो है आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है आपके, किसके? नॉन जीरो डिजिट के। तो ये दोनों जीरो जो आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट क्या हुआ? यही आपके जो 4 और 8 जो है ये नॉन जीरो डिजिट। तो कितने हो गए? काउंट करो, 1 और 2, 2 हो गए, ठीक है। इसे क्या हमारे 0.00408। तो अगेन ये हमारा क्या है? लीडिंग जीरोज हो गए 3, 0.00, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 408, ये काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा ये 3 हो गया, ठीक है। ये तो ये केस भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब लीडिंग जीरोस तो हम समझ चुके हैं, दैट इज नंबर स्टार्ट्स विद जीरोस, राइट। ये अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ केस देखेंगे क्या, कि जिसमें हमारा क्या है कि जीरो एंड में प्रेजेंट है अगर, राइट, बट आफ्टर द डेसिमल, ओके। और कोई अगर नंबर भी है जो मेजरमेंट का, ओके, ये तो ऑल जीरोस जिसको आप ट्रेलिंग जीरोस कहेंगे आर सिग्निफिकेंट, दैट इज they are present on the right side of the non-zero digits, right? Next क्या हो गया? all trailing zeros, all zeros at right side of non zero digits are significant. Here I am taking the example like 208.0000. Just count it कितने significant figures है। तो here we can see that 208 they are significant, and after this we have 4 trailing zeros, right? They are also significant because they are present after the non-zero digits on the right hand side, जो कि आपका ट्रेलिंग जीरोस हैं। तो ये कितने हो गए आपके? 4 और 3 7, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ गए? 7 हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2.080, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 4 हो गए, राइट। तो एक ये रूल भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट रूल में जितने भी साइंटिफिक नोटेशंस वाले हैं, राइट, ये है। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके पहले जो आपका कोफिशिएंट आता है, राइट, वो सारे आपके क्या है? सिग्निफिकेंट्स होंगे, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, राइट। ये फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशंस और
exponential digits have number of significant figures, बहुत सारे होंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये है, जैसे मैंने क्या ले लिया 1.83 इंटू 10⁴ ओके। तो ये जो आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाला पावर नोटेशन, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन जो इसके पहले जो कोफिशिएंट है आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो ये कितना हो गया आपका, काउंट करिए इसे 3। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1.830 एक लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट अब रिपोर्ट कहां तक करेगी, इस डिजिट तक करना पड़ेगा। यहां पे आपका क्या है, प्लस माइनस की संभावना बढ़ जाती है, डॉटफुल डिजिट आ गया, राइट। ये तो अब क्या हो गया आपका, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गया। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.83000 लिख देंगे, ठीक है ना। कितना आ गया आपका 10⁴, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऐसे सो ऑन, इसके एन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के, राइट। ये है, तो ये हमारा था रूल्स टू रिपोर्ट द वैल्यूज और टू रिपोर्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द गिवन वैल्यूज, ओके। ये अब हम करेंगे कि कुछ रूल्स की हम कैसे किसी डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर को कैसे राउंड ऑफ करें, राइट। वो रूल्स हम देखेंगे। Rules to round off the digits after the decimal, राइट। डेसिमल के बाद का जो डिजिट है उसको हमें कैसे जो है राउंड ऑफ करना, राइट। ये है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बस एक डेफिनेशन में लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम वैल्यूज देखेंगे और कंडीशंस देखेंगे, राइट। ये है, तो सबसे पहला देखेंगे पहला रूल कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 4.8387, राइट। ये है, तो जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 4.83, ये 3 को राउंड ऑफ करना है इसे, राइट। तो हमें ये देखना होगा कि जो डिजिट राउंडिंग ऑफ के बाद जो प्रेजेंट है वो अगर 5 से ग्रेटर है, जैसे कि हियर वी कैन सी दैट 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो अगर वो आपका 5 से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब क्या कि आप क्या कर सकते हैं, जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। अब बाकी को क्या करना है, डिस्कार्ड ऑफ कर देना, रिमूव कर देना, राइट। ये तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 4.8, इसमें 1 ऐड कर देंगे हम, प्लस 1 ऐड करिए, ठीक है, 4.84 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया हमारा। और बाकी को डिस्कार्ड कर देना है। ये कब हमें अप्लाई करना है, जब जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट अगर 5 से ग्रेटर हुआ। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 को हमें ड्रॉप करना है एंड उसके बाद क्या आपका 8 है, ये क्या 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 में 1 ऐड कर देंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। एक ये रूल, राइट। ये दूसरा, अगर इन सेकेंड केस जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और उस राउंडिंग ऑफ वाला जो डिजिट जिसे हम कर रहे हैं उसके बाद का डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ, या तो मोर देन 5 हुआ, ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। ये है, तो यहां पे मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 4.83, यहां पे मैं 8 ना लेके क्या लूंगा, मैं यहां पे लूंगा मैं 4 ले लिया, ठीक है, ये 7। तो अब जो हमें यहां पे जो राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो अगेन मैं ये वाला ही ले रहा हूं कि 4.83, ठीक है। तो हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का, इतना तक ही करना है। तो ये जो 3 है जिसे हमें राउंड ऑफ करेंगे,
ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद का जो जो डिजिट आ रहा है दैट इज 4, ये वाला, ये क्या आपका लेस देन 5 है। अब ये 5 से कम है आपका, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें 3 को एज इट इज लिखना है, जिसको हम राउंड ऑफ करें एज इट इज लिखना है, बाकी को डिस्कार्ड ऑफ करना है, राइट। सो लीव इट एज इट इज, राइट, या बाकी को डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.83, ये हमें वैल्यू मिल गया, ये है। तो अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद का जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट, वो अगर हमारा क्या है 5 से ग्रेटर हुआ, तो हमें क्या करना है, जो राउंड ऑफ करें उसमें 1 ऐड करके राउंड ऑफ करेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर जो राउंड ऑफ जो डिजिट कर रहे हैं उसके बाद का नंबर जो है आपका 5 से लेस हुआ, तो हमें क्या करना है, सिंपली वो डिजिट को सबको डिस्कार्ड कर देना, जिसको राउंड ऑफ करना है एज इट इज लिख के आपको राउंड ऑफ कर देना है, डन। बट अब हमारा थर्ड केस बनता है, क्योंकि वो क्या होगा जब उस केस में हमारा जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद का नंबर क्या है आपका 5 है, राइट। तो इस केस में हमारा क्या है, 2 केसेस बन जाएंगे, राइट। ये इफ द डिजिट is 5 just after the digit which has to be rounded off, इसको हम राउंडेड ऑफ करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। उसके बाद का डिजिट क्या है हमारा, अगर 5 है तो उस केस में क्या होगा, राइट। ये तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर हमारा, जैसे मैं ये ले रहा हूं, फिर अगेन ये सेम नंबर, पहला कुछ नंबर सेम लेंगे हम, फिगर 4.83, ओके। और उसके बाद मैं क्या लेता हूं, यहां पे 5 ले लेता हूं, 9 भी ले लेता हूं, ठीक है, ये 4। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो डिजिट हमें पोज करिए क्या कि 4.83, 3 डिजिट तक, सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हमें क्या करना है, जो 3 जो हम जिसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, हम उसके बाद के डिजिट को देख रहे हैं, तो वो डिजिट क्या आपका 5 है, इक्वल्स टू 5 है। मोर देन 5 लेस देन 5 वाला केस कर चुके हैं, लेकिन अगर 5 है तो उस केस में हमें देखना है कि जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, राइट, वो क्या आपका इवन है या ऑड है। अगर ये ऑड है, हम देख रहे हैं 1 3 5 7 9, राइट, ये आपका ऑड है, क्या है, ऑड। तो अगर ऑड नंबर हुआ तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड +1। तो जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो अगर हमारा ऑड है, जैसे यहां पे 3 हमारा क्या ऑड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और 4.84 हमारा फिगर हम लिख देंगे, और 59 जो बाकी उसके बाद का हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। ये तो हमारा ये क्या आ जाता है, हमारा राउंड ऑफ करके 4.84, ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें मेजर करना है, ठीक है, ये हम रिपोर्ट करेंगे। और 5 है, 5 ने डिस्कार्ड कर देंगे। ये सेकेंड केस हमारा क्या होता है कि अगर जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है वो आपका क्या रहा, इवन रहा। ऐसे यहां पे देख सकते हो 3 है, अगर मैं 3 ना लेके 4.88 भी ले लूं, जो क्या 3 से कितना आपका 3 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, राइट। लेकिन मैं ये 4.83 था यहां तक, यहां पे क्या 4.88, उसके बाद मैं फिर सेम नंबर रिपीट कर देता हूं, यहां पे 59 जो लास्ट के जो 2 डिजिट है। अब हमें ये 3 फर्स्ट डिजिट तक रिपोर्ट करना है वैल्यू, ठीक है। तो जो हमें इस 8 को, जो हमारा थर्ड डिजिट है, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ में करके हमें देखना है कि क्या उसके बाद वाला तो हमारा 5 से कम या 5 से ज्यादा वाला केस बन नहीं रहा। 5 से ज्यादा होता तो हम 8 में 1 ऐड करके रिपोर्ट कर देते वैल्यू, 5 से कम होता हमारा ये वाला अगर वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देते, बाकी को डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 वाले के केस में क्या है
कि एक ऑड और इवन वाला हमारा केस बन जाता है। तो ऑड वाले केस में चाहे आपका अगर क्या हो, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, आपका 1 3 5 7 9 हो, उसमें 1 ऐड कर देना, बाकी को डिस्कार्ड ऑफ कर देना, राइट। ये बट जहां पे उस आपका केस ऑड आ में जाता है, जहाँ दैट पे इज 2 जिस डिजिट को 4 हमें ड्रॉप 6 करना है, अगर 8, वो इवन राइट। ये नंबर रहा, तो ये सब डेट आपके इज टू केसेस में फोर क्या करना है, सिक्स इसको एट एज और इट उसके इज बाद का लिखना डिजिट होगा 5 रहा, और बाकी तो को हमें वो डिस्कार्ड जो ऑफ कर इवन देना, नंबर राइट। ये डिजिट तक तो हमें क्या के करना, वाले 8 सारे को डिजिट को एज एज इट इज लिख लेना इट है, इज और ही बाकी जो रखना 5 और उसके होगा। बाद के जो तो डिजिट हमारा है उसको हमें जो राउंड ऑफ होके आ डिस्कार्ड ऑफ जाएगा, कर क्या देना आएगा, है। इसमें 4.8। कोई एडिशन और ये है, सब्ट्रैक्शन नहीं बाकी को करना है। डिस्कार्ड ऑफ कर दो। तो ये था हमारा रूल्स राउंडिंग ऑफ का, ठीक है, ये है। अब जो है छोटे मोटे जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो तो आपको खुद करना ही है। हम आने वाले टाइम में कभी कभी बीच बीच में स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा कि कैसे क्या कैलकुलेशंस करना है। आप सबको तो आता ही है मैथमेटिक्स, राइट, ये है। लेकिन एक प्रॉपर वे में ये रूल्स बताया है, क्योंकि ये कभी कभी सवाल घूमे भूले भटके नीट में पूछ लिए जाते हैं, तक कि जेईई मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। ये तो चलिए यहाँ तक इतना हमने डन रखा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसको नोट कर लो। हेलो। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रिसाइज वैल्यू या प्रिसीजन या फिर एक एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यू, हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। ये है कि ये क्या चीज़ है, राइट। ये तो होता क्या है, क्या कि जब हम कोई वैल्यू मेजरमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पे दो तरह की एरर होने की संभावना हो जाती है। देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, राइट। फर्स्ट वन कि आपका एक तो वो सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो बंदा है आपका, वो स्किल्ड पर्सन नहीं है, वो एक स्किल्ड साइंटिस्ट, स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, राइट। या उसकी ऑब्जर्वेशंस वो सही ढंग से नहीं ले पा रहा है या नहीं ले रहा है, राइट। तो एक वहां पे एरर होगा। दूसरा, जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, चाहे आपका कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, सिंपल आप मेजरिंग टेप जिससे आप हाइट मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वेइंग मशीन ले सकते हैं, कुछ भी, थर्मोमीटर, राइट। ये तो ये क्या है, दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, राइट। ये तो ये दो चीजों से आपका क्या है, एरर आने की संभावना बन जाती है, राइट। और इसी पॉसिबिलिटीज की वजह से जो हमें क्या चाहिए कि जो 4 5 साइंटिस्ट या 10 स्टूडेंट जितने ने, जिन जिन लोगों ने सेम कोई ट्रू वैल्यू, कोई एक सेम एक्सपेरिमेंट हमने उसे दिया है, ठीक है ना, उसका वैल्यू सबने रिपोर्ट करके दिया है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसका ज्यादा एक्यूरेट है या किसका कितना ही ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब उसके अंदर एरर कम है, राइट। ये है, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट करना आता है, कुछ ना कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन सेम रिपीटेड गलत ले रहा है, या इंस्ट्रूमेंट में उसके एरर है, राइट। ये है, या फिर उसको एक्सपेरिमेंट भी करना नहीं आता, इससे भी पता चल जाएगा, राइट। ये है। तो अब क्या है कि हम देखेंगे कि हम सबसे पहले की एक्यूरेसी और एक्यूरेट वैल्यू, राइट। ये अगर हमें पता है कि कोई एक हमने कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है, किसी का वेट मास उसका क्या है, आपका 80 केजी है, तो वो आपका ट्रू वैल्यू हो गया। अब बाकी सबको हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वेइंग मशीन, 4 पर्सन है, 4 को अलग अलग दे दिया कि अब भैया अब इसका जो है एक्स पर्सन है, इसका ट्रू वैल्यू 80 ग्राम है, सॉरी नॉट 80, पर्सन का 80 ग्राम तो हो नहीं सकता, ट्रू वैल्यू 80 केजी है। अब इसका वेट जो है आपको मेजर करके बताना, रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये है, तो जिसका भी आंसर बिल्कुल उसके 80 ग्राम के क्लोज में आया, सॉरी अगेन 80 ग्राम, 80 केजी के आपके क्लोज में आया जिसका भी, राइट, तो वो जो है आपका उसका वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, समझा जाएगा, चाहे वो उसका 80 ही केजी क्यों ना आया हो, या अगर 80 केजी नहीं आया तो किसी का 79.8 आया है, ठीक है ना। ये है, या 78 आया है, बाकी सब उससे दूर दूर है, 75 केजी या 85 केजी, लेकिन 80 केजी के आसपास जो आ रहा है, जो सबसे पहले नियरेस्ट है, जिसका वैल्यू वो एक्यूरेट माना जाएगा, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं, राइट। ये तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज दी दैट एक्यूरेसी एक्यूरेट वैल्यू इज दी, इट इज दी क्लोजनेस ऑफ फाइनल, or we can say resultant, right, final value of an experiment to
दी ट्रू वैल्यू। ठीक है, जो हमारा ट्रू वैल्यू के क्लोज में जो हमारा क्या आएगा, फाइनल वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो वैल्यू ही क्या माना जाएगा, एक्यूरेट माना जाएगा, राइट, जिसका ज्यादा क्लोज में आएगा, राइट। ये है, तो ये आपका क्या है, एक्यूरेसी कहलाया जाता है कि उसका ज्यादा एक्यूरेसी है या किसी का कम एक्यूरेसी है, ठीक है ना। एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी नहीं है तो इनएक्यूरेट वैल्यू। ये अब आ जाते हैं बात हम क्या, प्रिसाइज वैल्यू या प्रिसीजन, राइट। ये है प्रिसाइज वैल्यू और प्रिसीजन, ये है, हम इसके बारे में समझेंगे, राइट। ये ऑब्वियसली जब कोई एक साइंटिस्ट, टीचर या स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट्स कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक सिंगल ही आपका ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं, उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपोर्ट करने से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 3 टाइम्स रिपीट करते हैं उसी सेम एक्सपेरिमेंट को। चाहे मेरा हाइट ले लें, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, राइट, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल, कोई वेट, जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका हम 3 बार अलग अलग हम वेट लेंगे, ठीक है ना, उसका हम मेजरमेंट लेंगे, ठीक है ना। ये है, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स तो हम उस एक्सपेरिमेंट्स को 3 बार रिपीट करते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं। उसके बाद जो है उसका फाइनल जो है रिजल्टेंट वैल्यू हम उसका एवरेज निकाल के रिपोर्ट करते हैं, वो आंसर, राइट। ये है, तो ठीक, जो हम जो 3 सेट्स, वैसे 5 सेट्स भी होते हैं, राइट। ये अगर हम जो 3 सेट, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट और 3 सेट, जो 3 सेट में जो जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आए, ऑब्जर्वेशंस आई है, रीडिंग जो हमने लिया है किसी सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, राइट, वो आपस में अगर क्लोज में है, वो आपका क्या कहलाएगा, उसकी वैल्यू आपका प्रिसाइज कहलाएगा। मतलब वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा ही प्रिसाइज है, ज्यादा ही आपका प्रिसाइज वे में कर रहा है, करेक्ट वे में कर रहा है, राइट। ये है, उसी को हम प्रिसीजन कहते हैं या प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं, राइट। ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रिसाइज वैल्यू और प्रिसीजन को, इट इज दी क्लोजनेस ऑफ various repeated experimental values of a particular experiment, राइट। दैट इज जो आपका वेरियस रिपीटेड एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज हैं वो अगर आपस में क्लोज में आ रही है, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सेट या फर्स्ट, सेकंड, 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना भी सेट लेना चाहे वैसे 3 और 5 लिया जाता है, राइट। ये उसकी आपस में क्लोजनेस आ रही है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा, राइट। इसी का मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैंने ABC 3 हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स लिए, A4 कोई भी हो सकता है पर्सन, B4 कोई भी, C कोई भी हो सकता है, राइट। ये 3 अलग अलग स्टूडेंट्स को मैंने एक पर्सन दिया है, मैं ले लूं या कोई और XYZ पर्सन, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया है कि उसका हाइट मेजर करना, राइट। तीनों के पास अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, मेजरिंग टेप है, राइट। ये पहले A ने आपका एक्सपेरिमेंट लिया, तो A ने जो फर्स्ट सेट में जो एक्सपेरिमेंट लिया था, तो उसने सपोज कितना निकाला, 175 सेंटीमीटर, ठीक है, सारे वैल्यूज का सेंटीमीटर में, अगर कहीं मिस हो जाए तो इसका मतलब सेंटीमीटर में है, राइट, ये लिखने में अगर उससे, तो A ने क्या है 175 सेंटीमीटर फर्स्ट सेट में ऑब्जर्वेशन लिया, रीडिंग ली, फिर उसके बाद सेकेंड में कितना आ गया उसका 176 सेंटीमीटर, थर्ड में कितना आ गया उसका 177 सेंटीमीटर, राइट। ये तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया तो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ गया, ये इसका फाइनल वैल्यू 176 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये ठीक, वैसे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लेते हैं बी का क्या है आपका 171 सेंटीमीटर, उसने पहले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट लिया सेम पर्सन का, ठीक है। ये फिर उसने क्या है आपका सेकेंड टाइम में उसका कितना आ गया, हम लेते हैं कितना 175 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थर्ड में कितना आ गया हमारा, ले लेते हैं सपोज करो 181 सेंटीमीटर, राइट। ये उसको ऐड किया 527 डिवाइड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली आपको 175 के आसपास आ जाएगा, राइट। ये तो मैं अप्रोक्सीमेटली 175 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, एक्चुअली 175.6 आएगा, 666 समथिंग, ओके।
ये है। लेकिन याद रखिएगा कि वहां पे पहले ही एक मेंशन कर दिया गया, बता दिया गया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको, तीनों को, कि वो जो पर्सन जिसका आप जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो ट्रू वैल्यू है, मतलब उसका जो ट्रू जो उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर है, राइट। ये ठीक है। तो अब जो है आपका यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि जो वैल्यूज जो है दो ने तो रिपोर्ट कर दिया, अब सी का देखेंगे। तो सी ने जो आपका जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसका क्या है, पहले सेट में उसका कितना आ गया, पहले सेट में जो उसका आ गया कितना, हम ले लेते हैं 177 सेंटीमीटर, राइट। दूसरे में क्या आपका 178 सेंटीमीटर, राइट। थर्ड में क्या आपका 179 सेंटीमीटर। ओवरऑल इसका एवरेज लेंगे तो कितना आ गया आपका, ये 178 सेंटीमीटर ही आ गया, राइट। अब हमें इसमें पता करना है, जानना है कि क्या आपका प्रिसाइज वैल्यू किसका है और एक्यूरेट वैल्यू किसका है, राइट। ये और हम इसमें इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज प्रिसाइज वैल्यू एंड व्हाट इज एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यू, राइट। ये तो यहां पे आप देखेंगे क्या है कि प्रिसीजन और प्रिसाइज वैल्यू क्या है आपका, इट इज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस रिपीटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइट। आई बात समझ में। तो सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का, तो हम देखें ए, तो ए का क्या, पहले सेट में 175 सेंटीमीटर है वेरियस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और दूसरे में 176 है, वो 177 है। तो कितना आपका क्लोजनेस आ रहा है, सिर्फ ओनली वन का डिफरेंस है, राइट। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसका तो ए का जो वैल्यू है क्या आपका प्रिसाइज है, राइट। लेकिन ट्रू वैल्यू कितना है 180 सेंटीमीटर, राइट। तो एक्यूरेसी क्या कहता है, एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यू क्या कहता है, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, राइट। ये है। तो फाइनल वैल्यू जो है आपका 176 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर के क्लोज में अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पहले तो हमारा क्या है, बी और सी भी तो इन्वॉल्व है, राइट। ये है। अगर बी और सी का जो फाइनल वैल्यू 176 से भी, इस रेंज से भी बहुत दूर होता रहा, यानी क्या कि आपका क्या है 176 से कम होता रहा, या फिर आपका क्या है और उससे ज्यादा रेंज, मतलब बहुत दूर होता रहा, आप समझ गए, मतलब +5 -5 आप कह सकते हैं इससे, है ना। सॉरी, +4 -4 176 और 180 में ये डिफरेंस है ना। तो इनमें क्या है, उससे ज्यादा रेंज होता रहा दूर, ठीक है। तो हम कह सकते थे कि आपका अभी तक ए का ही क्या एक्यूरेट आता है। लेकिन यहां पे क्या है आपका, इसके पास क्या है, प्रिसाइज वैल्यू तो है, प्रिसाइज वैल्यू है, दैट इज प्रिसीजन, बट ये 176 सेंटीमीटर इज नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू, राइट। तो इसलिए आपका क्या है, ये एक्यूरेसी नहीं है, राइट, नॉट एक्यूरेट या इनएक्यूरेट, राइट। ये है, ये हो गया ए के लिए। बी में हम देखेंगे तो बी में पहले सेटअप एक्सपेरिमेंट 171 सेंटीमीटर है, सेकेंड में 175 है, ठीक है। इतना लार्ज डिफरेंस आया, क्लोजनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कि आपका ये प्रिसाइज नहीं है, अनप्रिसाइज है, राइट। ये थर्ड में 181 सेंटीमीटर, राइट। ये है। और ये देख रहे हो तो आपका क्या 175 सेंटीमीटर, जो क्या कि ट्रू वैल्यू के भी क्लोज में ये नहीं है, राइट। तो बी क्या हो गया आपका, अनप्रिसाइज हो गया, एंड क्या हो गया आपका, ये इनएक्यूरेट हो गया या नॉट एक्यूरेट, राइट। एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। ये लेकिन जब सी देख रहे हैं तो सी में क्या है आपका, उसने पहले सेट में 177 सेंटीमीटर, सेकेंड में 178 सेंटीमीटर, राइट, एंड थर्ड में 179 सेंटीमीटर लिया, यानी 1 का डिफरेंस, यानी क्लोजनेस काफी ज्यादा है, राइट। जस्ट लाइक ए के जैसा है, राइट। इसका मतलब ये भी क्या आपका बहुत ही इसका एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज वे में कर रहा है, किया था उसने, ठीक है। तो ये प्रिसाइज वैल्यू है, राइट, या प्रिसीजन, राइट। ये है, प्रिसीजन के साथ कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट्स, राइट। ये है। और यहां पर हम देखें तो इसका जो फाइनल वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू है 178 सेंटीमीटर, ये इन दोनों से ए और बी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज में आता है। तो आपका सी का क्या है, प्रिसाइज वैल्यू प्लस एक्यूरेट वैल्यू भी हो गया, यानी एक्यूरेसी भी आ गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। तो यहां पे बेस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला कौन है, सी, क्योंकि उसने क्या किया, प्रिसाइज भी वैल्यू है उसके, मतलब उसके जो वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड जो वैल्यूज हैं सेम एक्सपेरिमेंट के, वो क्लोज में भी है, और फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आपका ट्रू वैल्यू जो है आपका, जिसको एक्सपेरिमेंट किया जाए उसके बराबर है, ये या उसके क्लोज में, राइट। ये और सबसे गंदा एक्सपेरिमेंट किसको नहीं आता है, मतलब बकवासा, वो बी है, अनप्रिसाइज भी है और नॉट एक्यूरेट भी है, ओके। ये चलो, आप लोगों को अब प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू पता चल गया होगा। लेकिन अब मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये है एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में ये लिया गया कि आपको क्या पता करना है, फाइंड
प्रिसीजन विथ एक्यूरेसी, ये है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्या कि आपका कौन सा प्रिसाइज वैल्यू है विथ एक्यूरेसी के साथ, राइट। ये है। हम इसको ग्राफ के फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये है, अगर हम कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, राइट, ये, और हमारा टारगेट पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आप कर रहे हैं वो आपका क्या है, उसमें भी डिफरेंसेस लार्ज लार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्लोजनेस नहीं, डेट अनप्रिसाइज हो गया, और वो टारगेट पे भी नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो इनएक्यूरेट हो गया, राइट। ये, लेकिन आपका क्या है कि क्लोजनेस भी आ रहा है, प्रिसाइज भी है, और टारगेट तक भी पहुंच रहा है, राइट। इसका मतलब वो क्या है, आपका टारगेट और क्या, ट्रू वैल्यू तक। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका एक्यूरेट वैल्यू एंड विद प्रिसीजन, राइट। ये, तो ये हम देखेंगे जो आपका डार्क कलर का चार ऑप्शन में आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, और उसमें क्या आपका बीच में आपका एक डार्क कलर्ड आपका स्क्वायर है छोटा सा, वो आपका टारगेट है, ट्रू वैल्यू है, राइट। और जो आपका जो रेड कलर से जो आपका डॉटेड फॉर्म है वो आपका क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। हम तो यहाँ पे 3 लिए थे, मैंने पता नहीं 2 2 4 4 10 10 20 20 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, राइट। ये है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से प्रिसीजन विद एक्यूरेसी कौन है। ऑब्वियसली आप सबको अब तक समझ में आया होगा कि आंसर क्या, ऑब्वियसली थर्ड है। प्रिसीजन मतलब क्या है कि ये जो आपका जो ये अटेम्प्ट है, जो आपका डॉट है, वो क्या आपस में क्लोजनेस फर्स्ट में नहीं दिख रहा, तो अनप्रिसाइज हो गया। दूसरी बात क्या आपका ये जो आपका जो ट्रू वैल्यू उसके भी क्लोज में नहीं दिख रहा, यानी ये इनएक्यूरेट भी है। सेकंड में क्या है आपका कि ये जो डॉट 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 जो आपका अटेम्प्ट जो है रेड कलर का, वो क्या आपका प्रिसाइज तो है लेकिन इनएक्यूरेट है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में नहीं आ रहा। लेकिन ट्रू वैल्यू के क्लोज में कौन सा आ रहा, थर्ड में आ रहा है, डेट इज विथ प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेसी भी है। आप देख सकते हैं कि आपका ये सब जो वैल्यू अटेम्प्ट्स है रेड कलर का डॉट, वो आपका क्लोज भी है, यानी वेरियस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और ये ट्रू वैल्यू के भी क्लोज में है, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड हो गया, ठीक है। ओके, फोर्थ भी देख रहे हैं आपका प्रिसीजन है लेकिन इनएक्यूरेसी है, ओके। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रेंड कभी भी आपका 2 साल 3 साल या 5 साल में आपका चेंज हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना आप लोग, ठीक है। ये तो इसलिए हमें क्या थोरोली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ओके। तो हम लोग इतना करते हैं, फिर हम लोग क्या है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तब तक इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग एक छोटा सा जो है आप लोग जानते भी होंगे कि डेफिनेशंस क्या है, या मतलब कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो आपका प्योर फॉर्म है, राइट। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। आप लोग शुरू से भी जानते होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये है, तो एलिमेंट्स, तो एक बात का ख्याल रखना है कि एलिमेंट्स क्या है, आपका प्योर फॉर्म है, क्या है, प्योर फॉर्म, राइट। ये क्या है आपका, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट। ये है, they are, it means different elements composed of their own types of atoms, right। चाहे वो एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, या एक से ज्यादा एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा एटम्स में भी हो सकता है, यानी पॉलीएटॉमिक फॉर्म में भी, वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ये दे आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ atoms, right, exist either in monoatomic form or polyatomic form, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो मेटल है जनरली वो आपका क्या है, एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। ये जैसे सोडियम हो गया, राइट, कैल्शियम, आयरन, ठीक है। पॉलीएटॉमिक यानी एक से ज्यादा टाइप के क्या है आपके, सेम टाइप के, एक से ज्यादा सेम टाइप के एटम से कंपोज होके मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन H2, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, प्योर फॉर्म है, राइट। ये है Cl2, राइट, O2, O3, राइट। फिर हमारा क्या आता है P4, S8, यानी सल्फर के 8 है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब है आपका क्या है एटॉमिक फॉर्म, ठीक है ना। ये है,
लेकिन कोई डायटोमिक है, कोई ट्राइएटोमिक है, कोई सिंगल एटॉमिक फॉर्म है, राइट, ये है। तो ये क्या एलिमेंट्स क्या है, वो प्योर एटॉमिक है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपका किसी मैटर का, वो क्या कहलाता है, आपका एटम कहलाता है, राइट। ये उसी से कंपोज होके बना, राइट। ये अब एलिमेंट्स आ गया, हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ two or more than two atoms of different elements. Example, CO2, H2O, etc. ठीक है। होता क्या है, क्या कि आपका कि ये जो कंपाउंड है आपका दो एटम या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, किस एलिमेंट से बनाओ, डिफरेंट एलिमेंट से बनाओ। अगर सेम एलिमेंट हो गया तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और किसका हो जाएगा आपका, वो प्योर एटॉमिक फॉर्म एलिमेंट का H2 हो सकता है, ठीक है ना। ये है P4 हो सकता है, राइट। ये तो आपका सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम से आपका कंपोज होकर अगर मिल के बना है तो आपका वो एलिमेंटल फॉर्म ही रहेगा, राइट। ये लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम से कंपोज होकर बना है तो आपका क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक एलिमेंट का ऑक्सीजन का है, ठीक है, दूसरा कौन सा आपका कार्बन के एलिमेंट का, राइट। तो CO2 में दो ऑक्सीजन का एटम है और एक कार्बन का है, वैसे H2 में दो एटम आपका हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का एक एटम है, राइट। ये तो ये क्या आपका डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होके कंपोज होके बना है, राइट, इसलिए ये कंपाउंड कहलाता है, राइट। ये है। और ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक आपका या तो प्योर एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, जो आपका पॉलीएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो, राइट, या फिर आपका कंपाउंड हो सकता है जो क्या है कि आपका क्या डिफरेंट एटम्स जो है एलिमेंट के उससे कंबाइन होके बना हुआ है, राइट। ये तो आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा एलिमेंट, क्योंकि कुछ बच्चे जनरली एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में फर्क नहीं कर पाते हैं, राइट। ये है। तो मॉलिक्यूल्स जो है आपका प्योर एलिमेंट के फॉर्म का हुआ तो उसमें एटम्स क्या होगा आपका, सेम एलिमेंट के एटम होंगे। जैसे क्या कि मैं यहां पे एक ले लेता हूं H2, P4। तो ये जो है आपका, इसमें हाइड्रोजन में दो एटम है, किसके, H2 में हाइड्रोजन के, इसका मतलब एलिमेंटल फॉर्म है, सेम एटम, एलिमेंट के एटम। P4 में क्या है आपका, सेम एलिमेंट फॉस्फोरस के चार एटम है, राइट। तो ये क्या एलिमेंटल फॉर्म में। लेकिन वही अगर आपका ये CO2 H2 हो जाए, आपका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपके अगर मिले हुए कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है तो वो क्या हो जाता है, आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो जाता है, राइट। ये है। तो ये हमारा छोटा सा डेफिनेशन था जो डिस्कस करना था। चलो हम लोग क्या अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब डिस्कस करते हैं, राइट।